गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनीषा वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे मैकेनिक्स, जिसमें कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स चैप्टर में ये हमारा 6th लेक्चर है, बाइंडिंग ऑफ बीम एंड बाइंडिंग मोमेंट, यानी कि किसी भी छड़ में हम बंकन देखेंगे और उसका बंकन आघूर्ण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार बीम के बारे में जान लें कि जो बीम है, जिसको हम बीम आगे फर्दर कहेंगे, कि वो होता क्या है। एक्चुअली क्या है कि उसमें एक रॉड ही हम लेते हैं जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की होनी चाहिए, यानी कि उसका जो काट क्षेत्र है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, कहीं से भी मोटा कहीं से पतला ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो उसका क्रॉस सेक्शन है उसकी शेप सर्कुलर या रेक्टेंगल, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो ये रेक्टेंगल शेप की हमने बीम ली है। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो उसकी लेंथ के कंपैरेटिव बहुत ज्यादा कम ली जाती है, यानी कि लंबाई ज्यादा है, थिकनेस कम होती है, जिसकी वजह से जो शेयरिंग स्ट्रेस है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी अवरूपण विकृति जो है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की अगर कोई रॉड लेते हैं तो हम उसको कहते हैं बीम। ठीक है, तो बीम की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि एक ऐसी रॉड जिसका कि क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हो सकता है, थिकनेस उसकी लेंथ के कंपैरेटिव कम होती है, जिससे कि हम अवरूपण विकृति को नगण्य मान सके, नेग्लिजिबल मान सके। तो इस तरीके से ये हो गई डेफिनेशन बीम की। अब बीम की जो प्रॉपर्टीज है, अब देखिए यहां पर जो रॉड दिखाई दे रही है कि यदि मान लीजिए हम इस तरीके से रॉड को क्या करें, प्रेशर दे करके उसको इस तरीके से मोड़ दें। ठीक है, तो मोड़ेंगे तो क्या होगा कि इसकी जो कुछ सरफेसेस दिख रही हैं जैसे आपको, तो इनमें क्या होगा कि कुछ जो लेयर्स होंगी उनमें तो होगा संकुचन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कुछ जो होंगी वो लंबी हो जाएंगी, यानी कि उनमें इलोंगेशन होगा। ठीक है, विस्तारण हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कि पहली चीज कि जो हमारे पास बीम है उसको हम क्या मान सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट लेयर्स की अगर हम बात करें कि जब हम इस तरीके से उस पर प्रेशर लगा करके उसको मोड़ रहे हैं, क्योंकि हम क्या बाइंडिंग की बात कर रहे हैं, तो बाइंड अगर हम उसको कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि इस तरीके से लेयर्स जो होंगी, कुछ लेयर्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कुछ में इलोंगेशन होगा। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी लेयर होगी जिसमें कि ना तो इलोंगेशन हो रहा है और ना ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि एक ऐसी लेयर जिसकी लंबाई या फिर चौड़ाई में उसकी पोजीशन जो है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है ना, और वो ना तो कभी कॉन्ट्रैक्ट होगी, ना ही तो संकुचित होगी, और ना ही विस्तारित होगी। तो उसको हम, उस लेयर को हम कहते हैं नेचुरल न्यूट्रल सरफेस। ठीक है, उदासीन तल। तो न्यूट्रल सरफेस, अब हमारे जो डायग्राम है उसमें कौन सा है, ई एफ जी एच जो तल है, यहां पर देखिए आपको दिख रहा है डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, तो ये जो तल है ये कहलाता है उदासीन तल। ठीक है, तो बाइंडिंग की बात कर रहे हैं, तो बाइंडिंग के लिए हमारे पास है कि प्लेन ऑफ बाइंडिंग क्या होता है। तो प्लेन ऑफ बाइंडिंग वो प्लेन होता है जिसके सापेक्ष बीम को बाइंड किया गया है। ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है, हमारे उदासीन तल के लंबवत होता है, जिसके सापेक्ष हमने उसको बाइंड किया है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें जो हमारे पास प्रतिक्रियात्मक बल है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ही हम उसको करेंगे तो इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है बीम की, उसके कारण क्या होगा, जैसे ही हमने उसको बीम को बाइंड किया तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस यानी प्रतिक्रियात्मक जो बल है वो प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। और ये जो बाइंडिंग ऑफ बीम है, इस वाले जो प्लेन है उससे हमेशा ही सिमेट्रिक एक्सिस यानी कि सममित अक्ष, और जो इसकी बाइंडिंग के बाद जो कर्वेचर बना हुआ है, बाइंडेड जो बीम का जो कर्वेचर है
उसका सेंटर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो हमेशा ही बाइंडिंग प्लेन पर मौजूद होते हैं, वो उसी पर ही स्थित होते हैं। ठीक है, तो द प्लेन ऑफ बाइंडिंग इज दैट प्लेन। अब हमारे इसमें डायग्राम में देखिए कौन है, ए बी सी डी। ठीक है, न्यूट्रल सरफेस और जो हमारे पास बंकन तल है, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, बंकन तल। तो दोनों ही उदासीन तल और बंकन तल जो है वो दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा हमने दिखा रखा है कि ए बी सी डी, इनके थ्रू जो हमने दिखा रखा है दैट इज द प्लेन ऑफ बाइंडिंग। ठीक है, फिर उसके बाद है कि नेचुरल एक्सिस। अब नेचुरल एक्सिस को सिंपली हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो नेचुरल सरफेस और प्लेन ऑफ बाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन वो है, क्रॉस जहां पर कर रहे हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं, वो जो लाइन है, वो जो एक्सिस है वो न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगी, उदासीन अक्ष कहलाएगी। तो अब देखिए हमारे जो दोनों प्लेन्स है वो किस पर हमें है ना कट कर रहे हैं, एन और एन डैश, ये जो है दोनों की ही क्रॉस सेक्शन की लाइन है, तो दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रल एक्सिस, एन डैश। ठीक है, अब एक्सिस ऑफ बाइंडिंग की, एक्सिस ऑफ बाइंडिंग क्या कहलाती है कि हमारे पास जो ये कर्वेचर है, ठीक है, कर्वेचर पैदा हुआ है बाइंडेड, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्लेन जो कर्वेचर रेडियस होगी उसको अगर हम परपेंडिकुलरली प्लेन ऑफ बाइंडिंग के परपेंडिकुलर अगर हम लाइन लेते हैं, रेडियस वाली लाइन लेते हैं, तो वो कहलाएगी एक्सिस ऑफ बाइंडिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइंडिंग मोमेंट की, यानी कि जो बाइंडिंग ऑफ बीम था उसकी हमने बात कर ली, उसमें जो भी डेफिनेशंस हमारे यूज आ रही थी उनके बारे में हमने बात कर ली। अब हमारा जो मेन पर्पस है कि हमने अगर किसी भी बीम को बाइंड किया तो उसका बाइंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो देखिए एक बार पहले डायग्राम में थोड़ा सा हम समझ लें कि अब हम क्या सारी की सारी लेयर्स के लिए तो हम अलग अलग उनको स्टडी नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि उसमें बीम के अंदर एक छोटा सा एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, एक हिस्सा ले लेंगे उसका, जो क्योंकि हमने डेफिनेशन भी यही कहा है कि उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन सेम होगा। ठीक है, तो अगर हम किसी क्रॉस सेक्शन को स्टडी के लिए लेते हैं तो उसको हम पूरी की पूरी होल ऑफ द बीम पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए कि यहां पर हमने डायग्राम में जब इसको बाइंड किया है, ठीक है ना, तो उसमें हमने एक हिस्सा ले लिया है पी डैश क्यू डैश। ठीक है, अब इस हिस्से को लेने से पहले देखिए आपको एक बात समझनी जरूरी है कि हम जो हमने डेफिनेशंस की बात की थी, तो एन डैश ये हमारा है न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब जो न्यूट्रल एक्सिस है उससे जो नीचे वाले जो सरफेसेस हैं, जो नीचे वाले लेयर्स हैं, उनमें क्या होगा कि कॉन्ट्रेक्शन होगा, और कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या होगा कि वो इनमें जो अंदर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। वहीं जो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर की जो लेयर्स है उनमें हो रहा है इलोंगेशन, एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है ना, तो इस एक्सटेंशन की वजह से क्या हो रहा है कि उनमें बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ है ना, उसमें एक्सटेंशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों ही हिस्सों में जो रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि प्रतिक्रियात्मक जो बल प्रोड्यूस होगा इलास्टिक प्रॉपर्टीज की वजह से, वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण क्या होगा कि इसमें एक बल युग्म, प्रतिक्रियात्मक बल युग्म पैदा हो जाएगा। किसकी वजह से, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल ऑफ द बीम की वजह से। अब देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही लिखा हुआ है कि जो ये नीचे की लेयर्स में कॉन्ट्रैक्शन और ऊपर वाली में एक्सटेंशन हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो इन दोनों हिस्सों में जो प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से प्रतिक्रियात्मक बल युग्म पैदा हो रहा है नेचुरल सरफेस के ऊपर और नीचे। तो नेचुरल सरफेस के ऊपर की तरफ एक्सटेंशन हो रहा है, नीचे की तरफ कंप्रेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास जो प्रतिक्रियात्मक बल युग्म उत्पन्न होगा तो उसके कारण क्या होगा, उसका जो मोमेंट है, आघूर्ण है इस नेचुरल एक्सिस के सापेक्ष, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो बाइंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन हो गई कि जो ये प्रतिक्रियात्मक बल
युग्म उत्पन्न हो रहा है तो उसका जो बल आघूर्ण होगा उदासीन अक्ष के सापेक्ष, उसको हम बाइंडिंग मोमेंट या फिर बंकन आघूर्ण कहते हैं। अब इसको हम निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए हमने जैसे बात कही थी कि हम एक छोटा सा सेक्शन ले लेंगे। सेक्शन में हमने PQ सेक्शन को लिया है बीम के को, ठीक है, जिसमें कि हमने उसको बेंड होने के बाद वो P डैश सर्कुलर आर्क उसमें हो जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर हमने एक और सेक्शन लिया है P डैश Q डैश, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम बात करें बिफोर बाइंडिंग की, तो बिफोर बाइंडिंग में तो क्या होगा कि ये जो दोनों ही लेंथ्स है वो इक्वल होंगी। PQ इज इक्वल टू P डैश Q डैश, दैट इज इक्वल टू दी R थीटा, यहां पर देखिए, ठीक है। इसके बाद जब हम बाइंडिंग कर रहे हैं तो बाइंडिंग में क्या होगा कि उसमें जो थोड़ा सा एक्सटेंशन इसमें हमने दिखाया हुआ है कि थोड़ा सा एक्सटेंशन जो होगा तो P डैश Q डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस जेड थीटा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? जेड थीटा के बराबर, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन हमारे पास जो विकृति आई है दैट इज इक्वल टू दी चेंज अपॉन प्रारंभिक स्थिति, तो जेड अपॉन आर। तो यहां से हमें क्या 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 देखने को मिल रहा है कि जो विकृति है वो किस पर डिपेंड कर रही है? उस डिस्टेंस पर निर्भर कर रही है। नेचुरल एक्सिस से जो लेयर्स की डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे तो ये जो विकृति है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हमें समझने की थी। तो इसके बाद डेरिवेशन इजी हो जाता है कि हमारे पास स्ट्रेन आ गया, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं अगर उसके लिए y है तो जो टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल उसमें जो उत्पन्न हो रहा है वो कितना हो जाएगा? y इंटू में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू y इंटू डी अपॉन आर। इक्वेशन नंबर सेकंड हमें मिल गई, ठीक है। अब हम क्या है कि पूरे के पूरे उसको तो ज्ञात कर नहीं सकते, तो उसमें भी हमने क्या किया कि जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया था उसमें हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, कौन सा? डेल्टा ए, ठीक है। तो डेल्टा ए जो है वो उसी फिलामेंट के अंदर है जो हमने अभी P डैश Q डैश लिया था जेड डिस्टेंस पर, उसी में ही ये क्रॉस सेक्शन हमने लिया है, ठीक है। जिसकी डिस्टेंस जो है नेचुरल एक्सिस से या नेचुरल सरफेस से न्यूट्रल सरफेस से जेड है, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शन पर कितना फोर्स लगेगा? फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस इनटू एरिया, क्योंकि हमने जो स्ट्रेस हम लेते हैं दैट इज इक्वल टू दी पर यूनिट एरिया फोर्स होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम अगर हमें फोर्स निकालना है तो हमें स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर डेल्टा ए अगर हम ले रहे हैं एरिया तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मोमेंट निकालने के लिए क्या होगा? उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस क्रॉस सेक्शन की डिस्टेंस कितनी है नेचुरल न्यूट्रल एक्सिस से? जेड, तो हमने इधर जेड से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमें इस पूरे के पूरे एक लेयर के लिए लेनी है कि जो ये क्रॉस सेक्शन हम दिखा रहे हैं JKLM, तो इस पूरे पर अगर हमें लेना है तो हमें क्या करना होगा? समेशन करना होगा, ठीक है ना। कि समेशन कर दिया हमने JKLM पर, तो JKLM अब जो ये समेशन आया दैट इज इक्वल टू दी बाइंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन JKLM, ठीक है। तो बाइंडिंग मोमेंट क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू दी सेम थिंग, इसी के ही बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। यहां पर हमने मोमेंट ही निकाला था, मोमेंट के बाद उनको हमने क्या किया? समेशन कर दिया होल ओवर दी सरफेस, वो इक्वल होगा इस पूरे के पूरे, यानी कि ये इक्वली चीजें हैं दोनों की दोनों, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें यहां पर जो टर्म आई है, देखिए यहां पर जो हमने ये टर्म थी समेशन के अंदर वाली, उसको हमने लिख दिया है IG। अब IG क्या है? यह नई टर्म है आपके लिए, इसको हम कहते हैं जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है लेकिन ये वर्ड आपके लिए नया है। तो इसमें देखिए केवल एक सिंपली थोड़ा फर्क क्या है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें m आता है, जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में a आता है, यानी कि सरफेस आता है। द्रव्यमान की जगह हमने किसको यूज किया है? सरफेस को किया है, ठीक है, एरिया को किया है। तो हमारे पास जब हम जियोमेट्रिक मोमेंट निकालेंगे किसी भी रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन के लिए, तो उसमें क्या होगी? रेक्टेंगल में हो जाएगी विड्थ, लेंथ एंड विड्थ हो जाएगी, ठीक है ना, थिकनेस आ जाएगी,
देखिए बी बेड्थ ले रहे हैं और डी हम ले रहे हैं थिकनेस, ठीक है। तो उसकी जो नेचुरल एक्सेस से जब हम बात कर रहे हैं, न्यूट्रल सरफेस से बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि उसकी जो लिमिट्स है वो -b/2 से +b/2, और थिकनेस के लिए हो जाएगी -d/2 से d/2। और इस तरीके से हम IG की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर द रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन, यानी कि किसी आयताकार काट क्षेत्र का अगर कोई हम बीम ले रहे हैं, उसके लिए हमारे पास IG की वैल्यू ये हो जाएगी। लेकिन यदि मान लीजिए हमारे पास जो बीम है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है, ठीक है, तो यानी कि वृत्ताकार काट क्षेत्र की है, तो उसके लिए IG की वैल्यू जो है वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और जो ये टर्म अगर हम इसे यंग मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दें सीधे, तो वो कहलाती है हमारी फ्लेक्चुरल रिजिडिटी ऑफ द बीम, यानी कि लचक दृढ़ता, ठीक है। तो ये जो हमारा डेरिवेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि हम किस तरीके से बाइंडिंग मोमेंट निकालेंगे। अगर हमारे पास रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन की बीम है तो IG की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से जो आई है वो ये वाली रखेंगे हम उसके अंदर, और यदि हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बीम ले रहे हैं तो हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो सिंपल डेरिवेशन है। अब इस डेरिवेशन को करने से पहले कुछ अजम्पशंस माने गए, ठीक है। तो जिनमें कि ये अजम्पशन फर्स्ट था कि थिकनेस ऑफ बीम जो है वो, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि उसको हम लंबाई की तुलना में बहुत कम लेते हैं, जिससे कि हम शेयरिंग स्ट्रेस यानी कि जो अवरूपण प्रतिबल है, अवरूपण विकृति है, उसको हम नेग्लिजिबल मान सके, ठीक है। सेकंड है कि बीम का खुद का जो वेट है वो लोडेड से, यानी जो एक्सटर्नल लोड हम उस पर लगा रहे हैं उसके कंपैरेटिव बहुत कम होना चाहिए, यानी कोई उसका बीम का खुद का वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड कि जब हम कोई लोड उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो बीम की क्रॉस सेक्शन हमेशा ही सेम रहना चाहिए, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। ज्यादा क्या उसमें होने ही नहीं चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ है कि बीम का जो कर्वेचर है वो बहुत कम होना चाहिए जब हम उस पर लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और फिफ्थ है कि जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं बीम के लिए वो आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, समदैशिक होना चाहिए। तो ये कुछ अजम्पशंस थे जो कि हमने इस डेरिवेशन के लिए माने। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, आप अपने हाथ से जरूर करके देखना एक बार। और सो थैंक यू सो मच।